नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में होने वाले टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम जो है सभी प्रश्नों को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रही है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा देने जा रहे हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई और अन्य परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। मैराथन क्लास नंबर 24 के माध्यम से और अन्य जो बचे हुए हमारे प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 से शुरुआत कर लेते हैं। 25 तक हम जो है पहले कर चुके हैं, तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत कौन सा है? तो इनमें से जो गद्य गीत लिखा गया है राम कुमार वर्मा जी द्वारा, ये हमें देखना है कि इनमें से जो हिमहास है ये राम कुमार वर्मा जी का एक गद्य गीत है। और अन्य जो ऑप्शन में दिए हुई रचनाएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं किस साहित्यकार की ये रचनाएं हैं। जैसे कि भगनदूत आप सभी को पता है अज्ञे जी की रचना है, और जो है मुक्तिक कमाल जो नई हाल फिलहाल परीक्षाओं में पूछी जाने वाली, कई बार पूछी जा चुकी रचना है मुक्तिक कमाल, ये रचना है दिनेश नंदिनी डामिया की। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल करंट से रिलेटेड क्वेश्चनों को भी आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि कई बार एक बार अगर परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है नया प्रश्न, तो वो कई परीक्षाओं में रिपीट होता है। ये आप सभी को ध्यान रखते हुए प्रश्नों की रिवीजन बार बार करते हुए चलना है। और निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ जो हमारी ये सीरीज चली हुई है, जो हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला चली हुई है, इसी प्रकार से परीक्षा तक चलती रहेगी। अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है पसंद आते हैं क्वेश्चन, आपको लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, तो जो है लाइक और कमेंट अंत में अवश्य करना, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। तो देख लेते हैं दिनेश नंदिनी डामिया की जी और अन्य रचनाएं कौन सी है। मुक्तिक कमाल, शबनम कई बार पूछी जाती है, शारदिया, ये रचना दिनेश नंदिनी डामिया जी की है। और अज्ञे जी द्वारा भगनदूत और चिंता कई बार पूछी जाने वाली रचना है, और इनका ये क्या है, गद्य गीत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चुनाव करें। इनमें से सही अवधारणा का हमें चुनाव करना है, तो देख लेते हैं। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम की कविता लिखने की प्रेरणा दी। ये जो है कथन हमारा सही है या गलत है? तो ये कथन हमारा जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, छायावाद युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई है। ये कथन भी हमारा जो है गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा दोनों गलत। किस प्रकार से ये दोनों कथन गलत है, तो कुछ सॉल्यूशन भी इसका देख लेते हैं। क्योंकि द्विवेदी युग के संदर्भ में, द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी, ये कथन असंगत है। जबकि छायावादी युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई, ये कथन भी जो है छायावाद के संदर्भ में असंगत है, अर्थात गलत है। और द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? श्रीधर पाठक जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद मैथिली शरण गुप्त और गिरिधर शर्मा नवरत्न आदि जो है ये द्विवेदी युग के कवि हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से जो है भारतेंदु युग के कवि कौन है, द्विवेदी युग के कवि कौन है? तो सभी काल के कवियों को आपको ध्यान रखना है, कौन कवि किस काल के अंतर्गत आता है। और ऐसा नहीं है कि एक कवि अगर एक काल के अंतर्गत आ रहा है तो वो दूसरे काल में शामिल नहीं होगा, तो दूसरे काल में भी उन्होंने रचनाएं की है। तो आपको हर एक तथ्य को बार बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि निम्नलिखित में से क है? तो आप सभी को पता है क हमारी जो है
उच्चारण के आधार पर जो हमारा स्थान है कंठ ध्वनि का, वो जो कै का स्थान है वो कंठ ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं। और अन्य जो वर्ग है, उच्चारण के आधार पर जब हम देखें सभी वर्ग की जो ध्वनियाँ है कौन कौन सी है, कंठ वर्ग की जो है ये इनके अंतर्गत कै, ख, ग, घ ये वर्ण आते हैं। कंठ के अंतर्गत, तालव्य के अंतर्गत च, छ, ज, ज, य। उसके बाद यह भी आएगा भाई, और श भी उसके तालव्य में ही शामिल हो गए, ये वाला स और यह। उसके बाद मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा ट, ठ, ड, ढ, ण और साथ में ये वाला श और र। उसके बाद दंत में त, थ, द, ध, न, साथ में ये वाला स, सड़क वाला और फिर ल। और आगे है ओष् ध्वनि, तो ओष् में प, फ, ब, ब, म। ये आप सभी को इनको देखते हुए चलना है, क्योंकि एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है इनसे कि कौन सी ध्वनि किस वर्ग, कौन सा वर्ण किस वर्ग की ध्वनि में शामिल है। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती। वधुए है ये भाई, बधुए नहीं है, वधुए। नगर वधुए जो है अखबार नहीं पढ़ती। तो ये जो कहानी संग्रह है ये किसकी कहानी संग्रह है, किसके द्वारा लिखी गई ये कहानी है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा अनिल यादव, एक नए साहित्यकार हुए हैं। तो नगर वधुए जो है अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव का कहानी संग्रह है। और फेस के इधर उधर, यात्रा, ऋणजीवी, सपना नहीं आदि जो है ज्ञान रंजन की कहानियाँ हैं। और आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा ये अखिलेश की कहानियाँ हैं। और कामरेड का कोट एवं जो है नंगा ये जो कहानियाँ हैं ये संजय जी की हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और पशु मुखापेक्षिकता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजो उद्दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखातर न और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच नहीं होता। तो ये जो पूरा का पूरा कथन है, ये कई बार इतना कथन भी पूछा जाता है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने को पक्षपाती हूँ। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला जो ये कथन है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। इतना कथन पूछा जाता है भाई, ये ध्यान रखना है। और यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी हम यहाँ पर एक कथन देख लेते हैं साहित्य के संबंध में। उन्होंने क्या कहा है? तो जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ जो है साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये हजारी प्रसाद जी का कथन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। जो ये इतिहास के संबंध में इन्होंने डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा कहा गया कथन है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31। बिसल देवरासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। बिसल देवरासो की नायिका हमें बतानी है कौन सी है? तो राजमती नाम है बिसल देवरासो की नायिका का। बिसल देवरासो की नायिका का नाम राजमती है। यह नरपति नाल्ला जी की रचना है और यह वीर गीत काव्य है। और इनकी जो 4 खंडों में ये इस जो कथा को बांटा गया, बिसल देवरासो की जो कथा है उसको कितने खंडों में बांटा गया? 4 खंडों में, जिसके प्रथम खंड में राजमती व बिसल देव के विवाह का वर्णन दिखाया गया है। दूसरे खंड में बिसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान का वर्णन इसमें मिलता है। और तीसरे खंड में जो है राजमती का विवाह वर्णन
किया गया है। और चौथे खंड में जो है बिसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर के वापस लाने की कथा को यहाँ पर वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पद्मावती जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा कृत। पद्मावत की स्त्री जो पद्मावत जो रचना जैसी जी द्वारा कृत है और इसकी जो पात्रा है वो पद्मावती है, एक स्त्री पात्रा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? चक्करदार चोरी नामक उपन्यास लिखा है गोपाल राम गहमरी ने। गोपाल राम गहमरी जो है जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखा गया चक्करदार चोरी। इन्हें हिंदी साहित्य में जो है जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना है। और इनके अन्य जो उपन्यास है गोपाल राम गहमरी जी के, अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल, जासूस की जासूसी, जासूस की अय्यारी, इस प्रकार से काफ़ी सारे उपन्यास हैं इनके जासूस नाम से। और ध्यान रखना है गोपाल राम गहमरी जी के उपन्यास है ये सारे। और देवकीनंदन खत्री को तिलिस्मी उपन्यासों का जन्मदाता माना जाता है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम आदि जो है देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास है। लज्जाराम मेहता जी के उपन्यास है लवंगलता व आदर्श बाला, सर्वज्ञ कुसुम कुमारी, अंगूठी का नगीना जैसे इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। किनके द्वारा? लज्जाराम शर्मा जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री और लज्जाराम गहमरी, इन तीनों के उपन्यास परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33। हृदय की अनुकीर्ति ब्रह्मा उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त किससे प्रति कही गई उक्ति है? तो किसके प्रति कही गई उक्ति है कि हृदय की अनुकीर्ति ब्रह्मा उदार और एक लंबी काया उन्मुक्ति, जो ये उक्ति है ये किसके प्रति कही गई है ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा सरदा के प्रति। जो कामायनी में तीसरा सर्ग भी दिया गया है सरदा, तो सरदा के प्रति जो है ये कामायनी में एक पात्रा है सरदा, तो सरदा के प्रति ये उक्ति कही गई है। तो देख लेते हैं। कामायनी के अंतर्गत 15 सर्ग आते हैं। 15 सर्गों के नाम हम देख लेते हैं एक बार। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। आगे बढ़ते हैं। कामायनी में मुख्य रस है वो शांत रस है। इसमें समरसत्तावाद, आनंदवाद दर्शन है और इसके मुख्य पात्र हैं कामायनी के मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। आगे बढ़ते हैं। कौन पात्र किसका प्रतीक है ये भी जो है हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, तो देख लेते हैं। प्रसाद जी की अन्य कीर्तियाँ है उसमें शामिल है उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में से किसे दिया जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जो मत है वो निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में से ये मत वल्लभाचार्य जी का है, जो कि सूरदास जी के गुरु रहे हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन का श्रेय वल्लभाचार्य जी को दिया जाता है। वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। भागवत महापुराण में पुष्टि मार्ग के संदर्भ में कहा गया कि पुष्टि की में पोषणम किम तदनुग्रह भागवत कृपा। वल्लभाचार्य ने निम्न ग्रंथों की रचना की, जैसे कि पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या फिर जो है ब्रह्मसूत्र भाष्य और जो है अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत, ये शायद वही टाइपिंग मिस्टेक है, ब्रह्मसूत्र है ये। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निमन। तत्वदीप निमन काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली वल्लभाचार्य जी की रचना है।
जो कि काफ़ी बार पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्बार्काचार्य जी ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। इसके द्वारा रचित ग्रंथ है रामानुजाचार्य ने इसके निम्बार्काचार्य ने जो है निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। आगे थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो आगे देखते हैं। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की और जो इनका मत है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? हिंदी में तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक अभी हमने पढ़ा था, देवकीनंदन खत्री जी माने जाते हैं। और देवकीनंदन खत्री की रचनाएं भी हमने रिवाइज की थी, एक बार और से देख लेते हैं। चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना आदि जो है देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास है। और गोपाल गहमरी जी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। और इनके प्रमुख उपन्यास अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकटी है भई, सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस की जासूसी, जासूस की अय्यारी, इस प्रकार से गोपाल राम गहमरी जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। इनमें से जो है मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। कश्यप भी मनोहर श्याम जोशी की रचना है। और कौन हूँ मैं, ये रचना भी मनोहर श्याम जोशी की है। लेकिन जो है सोना माटी जो रचना है हमारी मनोहर श्याम जोशी की नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोना माटी, जो कि 1983 की रचना है। ये विवेकी राय जी का उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, 1 मिनट देख लेते हैं। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी और कश्यप कौन हूँ मैं, ये तीनों जो उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी की है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994 ईस्वी में कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। कौन हूँ मैं में जो है 2006 में प्रसिद्ध जो है भुवाल सन्याल के केस पर आधारित ये उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास जी को माना है, जिनका उपन्यास है भाई परीक्षा गुरु, 1882 इसका समय है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सरदाराम फ्लोरी द्वारा कृत उपन्यास है भाग्यवती। और जो है सरदाराम फ्लोरी द्वारा रचित जो उपन्यास है भाग्यवती, इसको जो है विजय शंकर मल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को माना और विजय शंकर मल जी ने सरदाराम फ्लोरी द्वारा कृत भाग्यवती को माना। किशोरी लाल गोस्वामी ने अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी व कटुर वासनी, लवंगलता व आदर्श बाला, ये जो उपन्यास है ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी का उपन्यास आप सभी को पता है, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान आदि जो उपन्यास है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37। उपन्यास और उपन्यास का एक युग्म अशुद्ध बताइए। तो उपन्यास और उपन्यासकार का जो हमें अशुद्ध युग्म बताना है, यानी गलत जोड़ा बताना है, तो देख लेते हैं। काला पहाड़ जो है भगवान दास मोरवाल जी का उपन्यास है। अंधेरे के जुगनू जो है राघे राघव जी का उपन्यास है। वे दिन निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। लेकिन करवट उपन्यास जो है राजेंद्र यादव का नहीं है। करवट उपन्यास जो है राजेंद्र यादव का नहीं बल्कि अमृतलाल नागर जी का है, ये आपको ध्यान रखना है। करवट उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर का। तो अंधेरे के जुगनू राघे राघव का, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल जी द्वारा लिखा गया, और निर्मल वर्मा जी का वे दिन। आगे बढ़ते हैं। इन रचनाओं को, इन उपन्यासों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। ये मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन्हीं
तथ्यों में से जो है घुमा फिरा कर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हर एक तथ्यों को, हर एक प्रश्नों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज़ हम जो है हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं, उनके विद सॉल्यूशन के साथ, ताकि कोई प्रश्न भी परीक्षा में किसी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न से संबंधित कोई और अन्य तथ्य परीक्षा में घुमा फिरा कर भी पूछा जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 38 हम देख लेते हैं। अधोलिखित में से उस उपन्यास का नाम बताइए जो कि नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। तो इन उपन्यासों में नासिरा शर्मा जी का जो उपन्यास है वो है 7 नदियाँ एक समुंदर। 7 नदियाँ एक समुंदर नासिरा शर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके अलावा मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा और टेराकोटा, ये उपन्यास जो है ये किस साहित्यकारों द्वारा लिखे गए हैं, इनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। 7 नदियाँ एक समुंदर नासिरा शर्मा जी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास सालमती है भैया, कीठरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे और अक्षयवट, कुइया जान और जो है जीरो रोड, अजनबी जीरीजा, बहिश्ते जहरा आदि जो ये उपन्यास है सभी के सभी नासिरा शर्मा जी के उपन्यास है। वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र जी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास गोविंद मिश्र जी के उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, धीरे समीरे और तुम्हारी रोशनी में, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ये गोविंद मिश्र जी की रचना अर्थात उपन्यास कि कोहरे में कैद रंग जो है उपन्यास किसका है, तो गोविंद मिश्र जी का उपन्यास है। एक सेकंड भाई, और एक बात और याद रखनी है भाई, कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र जी द्वारा लिखा ये उपन्यास है। इस पर इन्हें 2008 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिस रचना पर साहित्य अकादमी जिस भी साहित्यकार को मिल चुका है वो रचना और वो साहित्यकार अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोगों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। उसके अलावा कोहरे में कैद रंग के अलावा 5 आंगनों वाला घर के अलावा धूल पौधा भी जो है गोविंद मिश्र जी का उपन्यास है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी जी का उपन्यास है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। और टेराकोटा जो उपन्यास है वे लक्ष्मीकांत जी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 39। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त जो पंक्तियां है कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं, तो ये रहस्य सर्ग से ली गई है। कामायनी के रहस्य सर्ग की ये पंक्तियां हैं। कई बार ये पंक्तियां ये भी पूछ ली जाती है किस साहित्यकार की है, किस रचना से ली गई है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचना कामायनी से ली गई है। और सर्ग का नाम भी पूछ लिया जाए तो रहस्य सर्ग की है। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। आगे बढ़ते हैं, इनमें जो है कई बार हम कर चुके हैं कामायनी के 15 सर्ग, तो बार बार जब हम इन सर्गों के नाम को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद रहेंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा प्रथम सर्ग कौन सा है, दूसरा कौन सा है। कर्मानुसार भी अगर प्रश्न लगाने को दे दिया जाएगा तो आसानी से आप कर सकते हो। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है। प्रयाग रामागमन जो लिखी गई रचना है ये इसके लेखक प्रेमघन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा प्रयाग रामायण रचना लिखी गई, यह एक इनकी काव्य कीर्ति है भाई। और अन्य काव्य कीर्तियाँ देख लेते हैं, जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु,
कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनकी रचना है बद्रीनारायण प्रेमगंज जी की भारत सौभाग्य संगीत, सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य और आनंद अरुणोदय। ये सभी रचनाएं बद्रीनारायण प्रेमगंज जी की है, जो कि कोई ना कोई रचना परीक्षा में अवश्य पूछी जाती हैं इनकी। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा। यह पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है, यानी किसकी कीर्ति है? शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा। तो ये जो पंक्ति है ये मधु कलश की पंक्तियाँ हैं और जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश ये रचनाएं जो है बच्चन जी की है। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं बच्चन जी, ये आप सभी को पता ही है। तो इनकी और अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। मूर्त भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला मधुशाला से ही ली गई है। ये पंक्तियाँ भी, अन्य पंक्तियाँ भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता प्याला। ये मधुबाला से ली गई है, ये मधुबाला से ली गई है। ये पंक्तियाँ जो है मधुशाला से ली गई है। और जो है शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, ये जो है मधु कलश की पंक्तियाँ है। तो तीनों मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश तीनों रचनाओं की जो परीक्षाओं में पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, इनको आप जो है एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। कोई भी पंक्ति परीक्षा में किसी भी रचना की पूछ ली जाती है। तो ये पंक्तियाँ जो है मृदु भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला, तो ये पंक्ति कई बार पूछी जाती है परीक्षाओं में, ध्यान रखना है। बच्चन जी की जो रचना है मधुशाला से ली गई है। बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता प्याला, तो ये जो पंक्ति है मधुबाला से ली गई है। और जो ये पंक्ति जो है शत्रु मेरा बन गया, ये पंक्ति जो है मधु कलश से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 42। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण हमें देखने को मिलता है? तो युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र रचना में हमें देखने को मिलता है। तो दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध काव्य है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। और इस रचना में पूर्वा और उर्वशी के माध्यम से कवि कामाध्यात्मक की दुनिया रचता है। और जो है रश्मि जो है अन्य प्रबंध ग्रंथ है इनके, दिनकर जी के ही ध्यान रखना है। इसमें करण को रश्मि नहीं भाई, रश्मि एक रचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे रश्मि किस छायावादी कवि की रचना है। इतना भी हिंट मैंने आपको दे दिया। तो एक रचना हमारी केवल रश्मि, ये रचना किसकी है आपको बताना है। और एक रचना हमारी रश्मि रथी, तो ये किस रश्मि रथी जो है रामधारी दिनकर जी का प्रबंध काव्य है, ये आप सभी को पता है। लेकिन आपको ये बताना है रश्मि किस छायावादी कवि की रचना है। उसके बाद इसमें करण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है रश्मि रचना के अंतर्गत। और सामधेनी जो रचना है इनका जो है 1941 से 1946 के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं काव्य के रूप में वर्णित हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 43। लोकायतन पंथ की प्रबंध कीर्ति किन दो खंडों में विभाजित है? तो लोकायतन जो पंत जी द्वारा लिखी गई प्रबंध रचना है उसको किन दो खंडों में बांटा गया है, किन दो खंडों में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा ब्रहा परिवेश और चैतन्य जो दो है, चैतन्य जो दो भागों में इसे बांटा गया है। तो आपको ध्यान रखना है। अरविंद दर्शन जो इस रचना में जो है इसे अरविंद दर्शन से भी प्रभावित यह रचना बताई गई है लोकायतन को। इसमें अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया है। और इस रचना पर पंत को सोवियत भूमि पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 44। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है?
ठेठ हिंदी का ठाठ निम्नलिखित में से उपन्यास विधा की रचना है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा का एक जो उपन्यास विधा की जो रचना है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ आदि जो रचनाएं हैं इनमें मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। केवल ठेठ हिंदी का ठाठ जो रचना है इस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। अधखिला फूल भी हरिओत जी का उपन्यास है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल ये दोनों रचनाएं ही काफ़ी बार पूछी जाती हैं। और ठेठ हिंदी का ठाठ मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है इस उपन्यास को, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 45, हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा उल्लेखित कीजिए। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की जो काव्यधारा है वो है हालावादी काव्यधारा है हरिवंश राय बच्चन की। इनकी रचना मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल तरंग, सतरंगिनी, बंगाल का काल आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है। जिंदगी और गुलाब के फूल निम्नलिखित में से उषा प्रियदर्शी जी का कहानी संग्रह है। तो कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहानी संग्रह किसका है, ये है उषा प्रियदर्शी जी की। अन्य कहानी संग्रह है उषा प्रियदर्शी जी की फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। मृणाल पांडे जी की कहानी संग्रह शब्द वेदी, दरमयान, एक निज ट्रेसी, एक स्त्री का विदा गीत, जो ये है मृणाल पांडे जी की कहानी संग्रह है। तो ये मृणाल पांडे जी के कहानी संग्रह है। उसके अलावा चित्रा मुद्गल जी के कहानी संग्रह जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह और जो है अपनी वापसी, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ, जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जिनावर, भूख और जो है लिपटे, ये सभी जो है चित्रा मुद्गल जी के कहानी संग्रह है। और जो है मुर्तला गर्ग जी के कहानी संग्रह देख लेते हैं। कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डोफिल जल रहे हैं ग्लेशियर से, और जो है उफ्र सेम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, ये सभी जो है मुर्तला गर्ग के कहानी संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाई 2 बार प्रश्न नंबर 47 आ गया, तो देखते हैं आगे। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का नाम बताइए। तो गोदान उपन्यास की जो मुख्य कथा वो जो है कृष्ण के जीवन पर आधारित है। तो आप सभी को पता है गोदान उपन्यास में जो है कृषक जीवन को दर्शाया गया है। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण जो है वरदान उपन्यास में दिखाया गया है। अनमेल विवाह की समस्या को अनमेल एवं दहेज की समस्या को जो है निर्मला उपन्यास में दर्शाया गया है। अंग्रेजों के अत्याचार व भारतीय शिक्षितों की चित्रहीनता का विश्लेषण जो है रंगभूमि में दर्शाया है। और सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए सभी उपन्यासों के अंतर्गत किसी न किसी जो है समस्या को ही दर्शाया गया है। प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा, अंग्रेजी राज्य, ये सभी समस्याएं हमें किन किन उपन्यासों में देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर हमने इनको देख ही लिया। दहेज एवं अनमेल विवाह निर्मल वर्मा, गोदान में कृषक जीवन को दर्शाया गया है, और प्रेम विवाह की समस्या वरदान में हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है। तो अमृतलाल नागर जी द्वारा प्रथम प्रकाशित उपन्यास इनमें से बूंद और समुंदर है। बूंद और समुंदर, इसका प्रकाशन 1956 में हुआ। इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण हमें मिलता है। अमृत और विष का प्रकाशन जो है 1966 में। ये भारतीय स्वतंत्रता के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण दर्शाया है। एक दाना मिसराय 1972 में प्रकाशित हुआ। इसमें जो है भार्गव सोमाहुति, निमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक जागरण का चित्रण देखने को मिलता है।
मानस का हंस जो है 1972 में प्रकाशित तुलसीदास जी के जीवन एवं व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास है। ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। जितने भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, एक दाने में शराय, मानस का हंस, अमृत और विष और बूंद और समंदर, ये सभी उपन्यास जो है अमृतलाल नागर जी के उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और इन उपन्यासों में किन किन का चित्रण देखने को मिलता है, किस पर आधारित उपन्यास है, ये भी तथ्य हमने देख ही लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है। अमरबेल जो उपन्यास है निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। वृंदावन लाल वर्मा जी का जो उपन्यास है कुंडली चक्कर, अचल मेरा कोई, और इसके जो है सामाजिक उपन्यास है। ये इनके ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में भी आते हैं। जो ये उपन्यासकार रहे हमारे वृंदावन लाल वर्मा जी, इनके ऐतिहासिक उपन्यास है विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़ कुमार और माधव जी की संध्या, मृगनयनी, भुवन विक्रम, ये सभी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं और ये इनके ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इनसे संबंधित परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का कौन सा ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है या सामाजिक उपन्यास नहीं है, या इनमें से कौन सा ऐतिहासिक उपन्यास है या फिर कौन सा सामाजिक उपन्यास है। इनके उपन्यासों को किशोरी लाल गोस्वामी और वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यासों को इस प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो आपको हर एक उपन्यासों को ये ध्यान रखना है, इनके द्वारा लिखे गए वे सामाजिक उपन्यास है या फिर जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। दोनों ही श्रेणियों में उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषादिक युग से है। तो ये जो है कौन सा उपन्यास है जिसका संबंध औपनिषेदिक युग से माना जाता है। तो वो उपन्यास है इनमें से अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा जो है औपनिषेदिक युग के परिवेश व जीवन पर आधारित उपन्यास लिखा गया है और इसका जो रचना काल है वो 1976 ईस्वी, छंदोग्य एवं बृहदारण्यक के आधार पर जो है इसकी रचना की गई है। अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा और चारूचंद लेख, ये सभी के सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है किस साहित्यकार के हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ताकि आप परीक्षा में अगर ये भी पूछ लिया जाए ये उपन्यास निम्नलिखित में से बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा और अनामदास का पोथा, चारूचंद लेख, ये किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। इस प्रकार से हमने लगभग 50 प्रश्नों को 24 मैराथन क्लास के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। 50 प्रश्नों को हमने सभी प्रश्नों को मैराथन क्लास के माध्यम से कंप्लीट किया है और जो आगे चल के हम जो है महामैराथन क्लास के माध्यम से सभी प्रश्नों को फिर से रिवाइज भी करने की कोशिश करेंगे ताकि परीक्षा में इन प्रश्नों से संबंधित या इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, कोई भी तथ्य पूछा जाए तो आपका वो प्रश्न इतनी बार पढ़ा हुआ हो कि आप परीक्षा में उसका बिल्कुल सही आंसर दे सको, स्टिक तरीके से जो है आप आंसर पर जा सको, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो सके हो। और ये तभी संभव होगा जब तथ्यों की आप बार बार रिवीजन करोगे, बार बार और जो है निरंतरता के साथ अभ्यास करते रहोगे तो ही आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आप सफल हो पाओगे। तो निरंतर सफलता का राज क्या है, निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं और परीक्षा तक इसी प्रकार से प्रश्न उत्तरों को जो है हिंदी के इम्पोर्टेंट MCQs को जो है हम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और जो है दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और जो है वीडियो को आप लाइक और कमेंट वही अवश्य किया करो क्योंकि आपके लाइक और कमेंट को ही देख करके मैं जो है
नेक्स्ट क्लास बनाने का हौसला रख पाती हूँ और अच्छे से जो है नए नए प्रश्नों को, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को, PYQ को भी करने की विद सॉल्यूशन के साथ कोशिश करती हूँ, ताकि आपको इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से परीक्षा में काफ़ी मदद मिल सके। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर आप रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ इस सीरीज़ को देखते रहोगे तो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो हमारा ये संग्रह है, इसी प्रकार से हम आगे तक लाने की कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए केवल। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करो। साथ में चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।